हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्टिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखने वाले हैं। और एक बेहतरीन और गजब तरीके से करने वाले हैं और स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे, ताकि इसका क्या कहते हैं, भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट आपके माथे में एकदम चिपक जाए और आपको एग्जाम तक याद रहे और आप उसको भूले ना भुला पाए। तो चलिए हम इस बेहतरीन से सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हम लोगों का भाग 1। भाग 1 में क्या आता है, भारत और संघ, उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसकी बात करें तो अनुच्छेद 1 आता है। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है। राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। केवल भारत और इंडिया नाम, हिंदुस्तान नहीं। यानी जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को इंडिया या भारत कहा गया है, हिंदुस्तान नहीं कहा गया है। दूसरा, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। केंद्र नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है, या जैसे सिक्किम का प्रवेश किया गया, विलय किया गया, आंध्रा बना था। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। वैसे ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण और सीमाओं, नामों में परिवर्तन हो सकता है। यानी केंद्र सरकार राज्य के सीमाओं में अंतर कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है, नामों को बदल सकता है, उसके पास इतना पावर है। जैसे तेलंगाना, संसद की मंजूरी आवश्यक है। यानी संसद में कौन चाहता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों संसद आएंगे, दोनों पार्लियामेंट। अनुच्छेद 4 की देखें तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करेंगे। आप लोग क्लियर हो गया होगा पहला स्लाइड्स। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। भाग 2। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता। इसमें नागरिकता, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता का समग्र प्रावधान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यानी संविधान लागू होने पर नागरिकता मिलेगी, अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। ये मतलब जो पाकिस्तान से जो भारत आए थे विभाजन के समय, उसमें नागरिकता का क्या नियम है, क्या कानून है। और अनुच्छेद 7 को ऐसे ही देखेंगे तो भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हुए थे उनके लिए नागरिकता था। लेकिन हम ये जो सेशन है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही कर रहे हैं, तो हम सारे अनुच्छेदों को नहीं करेंगे, ऐसे ही करने वाले जो एग्जाम में बारह पूछा जाता है। तो सभी को स्किप करते हुए हम लोग का जो मेन मुद्दा है अनुच्छेद 11, ये बारह पूछा जाता है। नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की सर्वोच्च शक्ति केवल संसद को है। यानी नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और ऐसे ही अनुच्छेद 10 भी आप लोग को बता देते हैं। संविधान लागू होने पर नागरिकता, संविधान लागू होने, नागरिकता के अधिकार की नियमता। तो आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा, ये जो अनुच्छेद आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग का है भाग 3। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार आते हैं, जो अधिकार हम लोग को दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार में आते हैं। यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हुए हैं। और ये वाद योग है, हम लोग इस पे अगर ये अधिकार में कटौती होता है तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस आपातकाल के समय भी मतलब मौलिक अधिकार को नहीं हटाया जाता। तो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय भी नहीं हटाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें मैं बात करता हूँ समानता, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार। यानी
कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों की संख्या 5 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा और के संबंधी। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या आता है? समानता का अधिकार। इसकी बात करें तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समान समक्ष सभी समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अस्पृश्यता मतलब कहते हैं छुआछूत, जो पहले होता था छुआछूत अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच, वो इस चीज को समाप्त करने का बात करा गया है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी आप अपने मन से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राज्य ही कोई उपाधि दे सकता है या सरकार या कोई उपाधि दे सकता है। आप अपने मन से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेंगे बिना कोई उपाधि दिए हुए। नेक्स्ट आता है हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद इसमें 19 से 22 तक आता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी यानी आप फ्रीडम टू स्पीच, आप फ्री हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं आप उसको बोल सकते हैं, आप अपने तौर पे आज़ाद हैं। अनुच्छेद 21 है जीवन और निजता का अधिकार, यानी आप अपने आप पे स्वतंत्र हैं। इसमें मेनका गांधी विवाद भी आता है कि मेनका गांधी मतलब जीने का अधिकार, आपको खुद का जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। प्राइवेसी क्या होता है? निजता मतलब प्राइवेसी हो सकता है, आपको अपने प्राइवेसी रखने का अधिकार है, जैसे आप अपने पासवर्ड को अपने पास रख सकते हैं, अपने एथी को रख सकते हैं, आपको शेयर करने का जरूरत नहीं है उस चीज़ को। अनुच्छेद 21 का भाग 1 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछ लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार कहाँ पे आता है। तो अनुच्छेद 21 के भाग ये में आता है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 23-24 में आता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी पर रोक। तो मानव तस्करी पर रोक का पूछे तो अनुच्छेद 23 आप लोग एग्जाम में टिक मारेंगे। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पे रोक, यानी बलात् श्रम, यानी जो बाल मजदूरी कराई जाती है 14 वर्ष से कम लड़कों को, उस पर रोक की बात अनुच्छेद 24 में करी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आएगा, यानी मतलब अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक जगहों पर अपने मन से जाने की स्वतंत्रता इसमें आती है। मतलब जितने भी धार्मिक से जुड़ा हुआ अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में, यानी अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक है उनके हित का संरक्षण किस अधिकार में आएगा? अनुच्छेद 29 में। और 30 में क्या आता है? अल्पसंख्यक अपने लिए कोई नई चीज का मतलब नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए उनको छूट दी गई है। तो अनुच्छेद 29-30 किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद उनके लिए प्रावधानित किया गया है, मतलब प्रावधान में लिया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद 32 ये इम्पोर्टेंट अधिकार है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस चीज को आप लोग समझिएगा, संवैधानिक उपचार क्या है। यदि किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी आप मौलिक अधिकार के हकदार हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाँ, उसमें 5 प्रकार रिट में क्या क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषणा और अधिकार परीक्षा। ये अलग अलग तरह ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था ये भी पूछा जाता है। तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जिससे बिना बाकी सभी अधिकार अर्थहीन है। यानी आप अपने लिए लड़ सकते हैं, यही तो संविधान है। और लोकतंत्र का क्या मतलब है? जहाँ लोक का तंत्र हो, अगर आपके अधिकारों का, आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है तो आप अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाए तो वो कैसा स्वतंत्रता? तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने ये जो
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा, भाग 4 और भाग 4A, राज्य और नागरिकों की जिम्मेदारियां। राज्य और नागरिकों की जिम्मेदारियां। भाग 4 क्या कहता है, यानी DPSP अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसके अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं उसको, 36 से 51, गैर निर्वाचित अदालत द्वारा लागू नहीं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य किसमें है, ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। भाग 4A में है, नागरिक के लिए नैतिक दायित्व है, मतलब वो आपका दायित्व है, आप उसको अपने अंतःकरण के आधार पर उसको मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दायित्व है। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 39 है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी न्याय सबको समान मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो पूछ लेगा ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आप लोग बता देंगे अनुच्छेद 40 में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में आता है। और वही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है जाता है किसके मतलब सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और सबसे जो नया मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का कर्तव्य, यानी शिक्षा का जो अधिकार है यह मौलिक कर्तव्य है, इसको 86वां संविधान संशोधन कब 2002 में इसको ऐड करा गया था। नेक्स्ट भाग 5 की तरफ चलते हैं, संघ की कार्यपालिका। तो इसका सेंटर कौन है, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको करेगा, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। और महान न्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, इसको भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें राष्ट्रपति के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से होने वाले जो यहाँ में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद, इसमें आप लोग थोड़ा जूम कर लेता हूँ ना, अच्छे से दिखाई देगा अब। हाँ, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 54 में आता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लग सकता है, अगर राष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करता है, संवैधानिक उल्लंघन, तभी उस पर महाभियोग लग सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 61 में आता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है, फांसी को भी राष्ट्रपति रोक सकता है जो किसी को दी जा रही है, इतने राष्ट्रपति के पावर होता है। नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं, ग्राफ्स विजुअल के तरीके से देखेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति और महान न्यायवादी का था जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में आता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, यानी जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति। और महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का एक ही अनुच्छेद 76, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, इसका एक ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 76। तो ये किसके अंतर्गत आता है, महान न्यायवादी, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाग 5 की तरफ, लोकतंत्र का विधानमंडल, याद रखने का सूत्र, सरला, राज्यसभा, सांसद, लोकसभा। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या आता है, उच्च सदन यानी अपर हाउस। अनुच्छेद 79 इसका गठन होता है। और लोकसभा यानी लोअर हाउस, निचला सदन, अनुच्छेद 81। तो लोकसभा है वो निचला सदन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 पूछता है निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोटिंग। 108 क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पूछता है। तो लोकसभा का स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक मनी बिल। मनी बिल सबसे पहले किसकी अनुमति से आ सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को से पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको लाने से पहले प्री परमिशन। अनुच्छेद 112 होता है वित्तीय या वार्षिक बजट का वितरण। नेक्स्ट, संघ से राज्य तक, इसका आप लोग इसको देख सकते हैं। संघ राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, मतलब एक आप लोग इसको ट्रिक से याद करने का गणितीय पैटर्न के तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद से लागू होता है, तो 1 2 3। इसी को आप 3 1 2 कर देंगे, 2 1 3, तो राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा जो राज्य में आता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124, हाई कोर्ट की स्थापना 214। यानी आप इस चीज़ों को अल्टरनेट करके पलट के आप लोग अपने तरीके से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करें भाग 6, राज्यों का शासन, मतलब डबल इंजन की सरकार, मैट्रिक्स आप समझिएगा इसको। एक हो गया संघ, एक हो गया राज्य। संघ का प्रधान कौन है, मतलब ऐसे देखिए संसद का तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऐसे आमतौर पर बात करो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72। महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये अनुच्छेद 76। वहीं अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में आता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में, और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 में। जैसे केंद्र में जो काम महान न्यायवादी का रहता है, वैसे ही राज्य स्तर पे वो काम महाधिवक्ता का रहता है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्यों में विधानमंडल का गठन हो सकता है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, यानी 169 कहता है विधान परिषद का निर्माण हो सकता है, तो समाप्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड है सत्ता और धन का विकेंद्रीकरण, यानी धन के संबंधी है। तो अनुच्छेद 266 है संचित निधि। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा, अब आप लोग को अच्छा आ रहा होगा। संचित निधि यानी संसद की मंजूरी आवश्यक है संचित निधि के लिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच कैसे कर का वितरण डिवीजन होगा, ये अनुच्छेद 280 में आता है। और अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का निधि, मतलब ऐसा हम लोग जो रुपए खर्चा करते हैं वो संचित निधि से करते हैं। आकस्मिक जो निधि है ये मतलब किसी वित्तीय स्थिति में देश पे कोई आर्थिक संकट है या युद्ध की स्थिति है तो ये तब इसको देते हैं। और पूछता है कि मतलब सांसदों को या मंत्रियों को सैलरी किससे दी जाती है, तो यह संचित निधि से दी जाती है। आकस्मिक निधि रिजर्व निधि है। जमीनी लोकतंत्र का आधार, अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका, गांव और शहरों की शक्ति, अनुच्छेद 243 में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा के संरक्षक स्तंभ, यानी लोकतंत्र के कौन कौन से संरक्षक स्तंभ हो सकते हैं, यानी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 पिलर दिखाए गए हैं, आप लोग इसको देखिए। तो इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं यानी यूपीएससी। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 इसमें आता है। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष और चुनाव की जिम्मेवारी, मतलब ये लोकतंत्र के पिलर हैं। यूपीएससी हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया जो निर्वाचित करता है, ये लोकतंत्र का पिलर है कि वो निष्पक्ष तरीके से निर्वाचित करे लोगों को। और अनुच्छेद 338 हो गया एससी राष्ट्रीय आयोग। और अनुच्छेद 338 एक क्या है, एसटी राष्ट्रीय आयोग, एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टेरिटरीज। और अनुच्छेद 338 का भी है ओबीसी राष्ट्रीय आयोग। जैसे ये हो गया प्रशासन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन,
ये तो यही तो ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, आपका प्रशासन कैसा है। दूसरा हो गया चुनाव इलेक्शन, जिससे देश चलता है, कैसी सरकार है कैसी काम होगा ये तो पूरे इसी पे डिपेंड करता है। तो ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर देखा जाए तो चुनाव इलेक्शन ही है। और तीसरा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए ये भी एक लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाग 18, आपातकालीन सुरक्षा बल, यानी आपातकाल के समय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करें तो 3 प्रकार की आपातकाल होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360, यानी 4 गैप करके आप लोग उसको याद कर सकते हैं, 352, 356 और 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यानी देश में कोई शस्त्र लेकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे तो सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य आपातकाल, मतलब कोई राज्य में सरकार चेंज होते या किसी का भी अगर सरकार नहीं बनते है, वहाँ का माहौल सही नहीं है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन हो सकता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय स्थिति, यानी इसको नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसा कुछ फाइनेंशियल मतलब इमरजेंसी या क्राइसिस होता है तो यह आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 360 भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन तो होता ही है, यूनियन टेरिटरीज में स्टेट्स में भी हो जाता है, पंजाब में हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी हो जाता है, तो ये तो होता रहता है। बाकी वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक ही बार लागू नहीं हुआ है और ऐसा नौबत ना आए। नेक्स्ट है भाग 20, जीवंत दस्तावेज। बाकी भागों की चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे, अच्छे भाग को भी एक अच्छे वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं पूरे अच्छे से कवर करूँ, तो आप लोग अच्छे से करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन, यानी अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया और नवीनीकरण का तंत्र। संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य बदलेगा, यानी जो संविधान बनाए थे भीमराव अम्बेडकर या जो उसमें कमेटी में जो शामिल थे बुद्धिजीवी लोग, उनको पता था कि भविष्य में लोगों का सोच और बहुत चीज बदलने वाला है, इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 368 को जोड़ा। इसे भारत की नींव बनाए रखते हुए लोगों के साथ विकसित होने की अनुमति देता है, यानी समय के साथ आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है, क्योंकि उसके बाद ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और भाग को भी कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले आप कमेंट करके बताइएगा और आप अपना फीडबैक दीजिएगा। आप इस क्लास को कैसे रेट करते हैं और कितना हाईली रेट करते हैं, या इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और दूसरा कि आप कौन कौन से क्लास चाहते हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है या जिसमें आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जाम नियर है और बहुत सारे एग्जाम है, तो उसका आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको एक अच्छे से वीडियो बना कर दूंगा, एजुकेशनल वीडियो बना कर दूंगा जो टॉपिक अच्छे से नहीं कराया गया जिसमें आपको दिक्कत है। बाद बाकी मैं ऐसे तो धीरे धीरे करके सब चीज़ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी नई शुरुआत है। सिलेक्शन स्ट्रिक नाम सही है, सिलेक्शन स्ट्रिक सिलेक्शन तक ले जाएंगे आपको, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को, और ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे आप लोग। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, जय भारत।